वेलकम टू द न्यू वीडियो अगेन। और ये अचानक से प्लान बन गया था थोड़ा सा राइड करने का। आज वैसे सैटरडे है तो शाम का टाइम हो रहा है 4:39। तो बस ऐसे ही प्लान बन गया था एक छोटी राइड करने की। काफ़ी समय हो गया राइड किए हुए। लास्ट टाइम जब मैं लखनऊ गया था, मतलब घर जब जाने वाला था, मैं वापस चला आया था। मैं वो वाला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद मैं राइड कर रहा हूँ ये, तो अप्रॉक्स 1 मंथ होने वाले हैं आई गेस। तो अभी प्लान है मेरा एक छोटी ही राइड है एक्चुअली। तो मैं मुरथल जा रहा हूँ, सोलो हूँ एक्चुअली। और रीज़न मेन मुरथल आने का नहीं है, रीज़न कुछ और है। अब मेन रीज़न ये है कि मैं ये बाइक है ना जो अपनी है, इसको सेल कर रहा हूँ। तो कल ये चली जाएगी बाइक। तो सोचा कि एक लास्ट राइड कर लेते हैं यार इस पे, एक आखिरी यादें, एक मेमोरी बना लेते हैं। तो बस उसी लिए बस निकल रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी देते चलूँगा मैं कि इन टोटल 50,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स 50,000 किलोमीटर चल गई है अब तक। आप देख सकते हो मीटर में 49,359 किलोमीटर। हाल ही में सुना था कि ये वाला रूट NH44 वाला जो चंडीगढ़ को जाता है, वो वाला रूट अभी क्लोज चल रहा था आई गेस, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसकी वजह से। तो देखते हैं अभी खुला है कि नहीं। खुला होगा तो ठीक है, जाएंगे मुरथल तक, नहीं तो फिर वापस चलाएंगे। वैसे कोई इतना कोई फिक्स डेस्टिनेशन है नहीं अभी कि मुरथल जाना ही है। इस बाइक से मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिप किया है। शुरुआत भी मैंने इसी बाइक से की थी, फर्स्ट बाइक थी। और यार उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इससे सोलो मैंने ट्रैवल किया। आप सोलो आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपका कोई ना कोई कंपेनियन होना चाहिए। मतलब फील होता है भले आप सोलो जाते हो, राइड करते हो, लेकिन अंदर से एक रहता है ना कि हाँ यार कोई तो होना चाहिए जो कि राइड में साथ दे। तो ये बाइक ही थी उस समय पे जो पूरा इसने साथ दिया मेरा। अब तक 50,000 किलोमीटर का रास्ता तय किया मेरे साथ, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रिप्स किए। जिसमें अगर मैं सबसे बड़े ट्रिप्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले लद्दाख किया था मैंने। उसके बाद स्पीति गया था मैं, स्पीति भी किया। पूरा सर्किट किया था लद्दाख और स्पीति का। स्पीति का सर्किट तो नहीं कर पाया था, लोसर करके एक जगह है, वहाँ से मुझे रिटर्न आना पड़ा था वापस उसी रूट से सेम। रीज़न ये था कि लैंडस्लाइड हो गई थी, मेजर लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से रिटर्निंग आना पड़ा सेम रूट से। बाकी उसके अलावा मैं साउथ इंडिया का भी ट्रिप किया था। साउथ इंडिया का ट्रिप जो था वो अराउंड 5,000 किलोमीटर्स का था, मुझे यहाँ तक याद है। उसके अलावा मैंने एक और लॉन्ग राइड की थी इस पर, वो था नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट क्या, वो सिक्किम गया था मैं एक्चुअली। तो वो भी एक है, वो भी 4-5 हज़ार किलोमीटर का था वो भी। बाकी यार इस बाइक का जो फील है ना यार, मैं क्या बताऊँ, इसको चलाने का जो मज़ा है ना, जिसके पास ड्यूक होगी वही जानता होगा कि इस बाइक का रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है इस सेगमेंट में। इसका जो मज़ा है ना, इसका जो थ्रिल है ना, वो और किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। और पावर इसका देख ही लो आप, देखो इतनी स्मूथ चलती है भाई, क्या पावर है इसकी। तो दोस्तों ये वाला रोड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है।
बाइक तो अब जाने वाली है, तो लास्ट टाइम आप देख लो एक बार इसे कैसी लग रही है। बाकी ये मैंने रैप चढ़ा है इसके ऊपर, ये ऑरेंज कलर की है, तो इसके ऊपर ये मैंने इस कलर का रैप चढ़ाया था, अच्छी लगती है इसमें भी। बाकी मॉडिफिकेशन में मैंने ये किया था, विंड शील्ड लगाया था। हाईवे वगैरह पे ना विंड ब्लास्ट जो बहुत काफ़ी ज़्यादा आता है टूरिंग के केस में, तो मैंने वो लगवाया था। और बाकी सब तो ठीक है, चलते हैं और आपको बताते रहता हूँ मैं। चलो इसके रिव्यू की बात कर ही लेते हैं, क्या है टूरिंग रिव्यू, इसका नाम दे देता हूँ मैं। इस वीडियो का भी नाम आई गेस यही रखूँगा। तो 49,373 किलोमीटर्स। तो रिव्यू में मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसके टूरिंग रिव्यू को, जिसमें मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन दोनों के बारे में बात करूँगा इस बाइक को लेके। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज इसके बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज से अगर कंपेयर करें तो अगर मैं पहले एडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज इसकी पावर। ये पावर प्रोड्यूस करती है 25 PS और 19.5 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है, जो कि 200 सीसी को देखते हुए चले तो काफ़ी अच्छा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप देख लो इसकी पावर टॉर्क, ये देखो कैसे 100 चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। देखो 105 चली गई तुरंत। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि पावर इसकी 25 PS की बहुत ही अच्छी है 200 सीसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। बाकी 200 सीसी में आप अगर जाओगे जैसे NS 200, अपाचे 200, तो उनमें पावर NS 200 की पावर है इसी के आसपास ही है। एक्चुअली रीज़न क्या है कि NS 200 जो है ना वो सेम इसी का इंजन शेयर करती है KTM 200 का, इस वजह से भी पावर और टॉर्क जो है उसका पावर फिगर है काफ़ी मिलता जुलता है, इससे सेम है। बाकी अगर इसके अलावा अगर कंपेयर करें तो उसमें देख सकते हो आप अपाचे 200, तो उसकी भी पावर इतनी ज़्यादा नहीं, 122 आई गेस ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं। अब इतना पता है कि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है अपने सेगमेंट में। और रही बात टॉप एंड की, टॉप एंड में थोड़ा सा ये मात खाती है, और उससे रिलेटेड मैं उस डिसएडवांटेज में बात करूँगा इसके बारे में। और तो पहला जो था वो पावर था, वो मैंने बता ही दिया। चलो सेकंड एडवांटेज की बात करते हैं। सेकंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ये सीटिंग पोस्चर इसका बहुत ही सही है। अगर टूरिंग को देखते हुए चले तो आप अपराइट बैठते हो, थोड़ा सा झुक के बैठते हो, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा स्पोर्टी है ये बाइक, तो थोड़ा सा ऐसे झुक के, मतलब बहुत नॉर्मल सा, वो ठीक है, वो इतना मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सीटिंग पोस्चर इसका बहुत ही सही है, आप लॉन्ग टूरिंग आराम से कर सकते हैं इस पर। मैंने तो एक स्ट्रेच में 250 किलोमीटर चलाई इस बाइक को, और मुझे तो आदत भी हो गई है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको इशू होगा सीट को लेके, सीट के बारे में मैं बताऊँगा डिसएडवांटेज में। चलो फिर, और इसके अलावा चलो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे एडवांटेज की। तो तीसरा एडवांटेज इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही सही है, बहुत प्यारा। आप लोगों को पता ही होगा, जो एक्चुअली जो KTM रखते हैं बाइक, उनको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि इस KTMs की जो बाइक्स होती हैं उनका ब्रेकिंग सिस्टम कितना ही अच्छा होता है। और जिनके पास नहीं होगी बाइक, उन्होंने देखा भी होगा रिव्यू वगैरह में, तो उनको पता होगा कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही सही होता है। आप रियर का तो स्पोर्ट्स बाइक में भूल ही जाओ। स्पोर्ट्स बाइक में क्या होता है, रियर ब्रेक्स पे उतना ध्यान नहीं देते कंपनी वाले, ठीक है। तो फ्रंट ब्रेक जो होता है ना, उसका मेन यही होता है, फ्रंट ही ब्रेक होता है।
स्पोर्ट्स बाइक में, जो कि काफ़ी सही है इस बाइक का। आप स्टॉपिंग पावर आप बहुत प्यारा, बहुत जैसे अच्छा ब्लॉकेज है क्या ये, ओहो हो आगे रोड ब्लॉक है, शिट। तो मुझे लगता है यहाँ से मैं यू टर्न ले लेना चाहिए, आगे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये ब्लॉक है पूरा। बाकी अगर कोई ट्रैवल कर रहा है इस डेट में, जैसे आज का डेट मैं बता देता हूँ क्या है। आज का डेट है क्या है यार, इसमें डेट तो नहीं आता। 17 फेब है आज का डेट। तो ये बंद है आज भी, तो इसको ट्रैवल करना होगा, देख लेना यार। आगे का नहीं पता मुझे, यहाँ तक का मैंने बता दिया कि ये क्लोज है यहाँ से रूट। बाकी यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, ठीक है, वापस चलते हैं। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? अच्छा ब्रेकिंग तो ब्रेकिंग भाई इसकी बहुत सही है, बेहतरीन है ब्रेकिंग सिस्टम। बाकी यहाँ से यू टर्न लेते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, ब्रेकिंग थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट में बात करूँ तो इसके टायर्स की मैं बात करूँगा, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी भाई टायर्स। इसके जो टायर्स आते हैं वो दोनों रेडियल टायर हैं, इसके फ्रंट और रियर दोनों। तो रेडियल टायर में क्या होता है कि रेडियल टायर में थोड़ा सा जो साइड का एरिया होता है ना, साइड कॉर्नरिंग, तो कॉर्नर में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कंपाउंड होता है। अरे यार ये आगे भी बंद है क्या, अरे दिक्कत हो जाएगी। नहीं खुला है। हाँ तो चलो बताता हूँ। हाँ तो क्या होता है ना कि रेडियल टायर में क्या होता है, साइड में जो होता है ना कॉर्नर में, वो सॉफ्ट होता है थोड़ा, जिसकी वजह से लीन करते टाइम इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है इस वाले टायर से। तो अगर लीनिंग की बात करूँ तो ड्यूक की लीनिंग बहुत प्यारी है, इसको लीन करने का जो मज़ा है ना भाई वो अलग है भाई, बहुत मज़ा। बहुत इसके सेगमेंट की अगर बात करूँ तो हाँ NS200 की बात करूँ अगर, चाहे MT-15 से भी कंपेयर करते हैं इस बाइक को लोग, जो कि मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कंपेरेबल है। ये कंपेयर कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ। उसमें फ्रंट वाला जो टायर होता है वो नॉर्मल टायर आता है, रियर जो टायर होता है वो रेडियल है। वो भी उसका जो टायर है उसका 140 सेक्शन का है। हाँ ये भी एक एडवांटेज है कि इसका टायर जो 150 सेक्शन का है रियर वाला, और फ्रंट वाला 110 सेक्शन का है। तो उसकी वजह से भी ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है, कॉन्फिडेंस आपको मिलता है रोड पे। आप हाई स्पीड में भी चल रहे हैं 100, 105, 90 से 105 तो या 110 भी कर रहे हैं क्रूज, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का मिलता है इस वाले टायर पे 150 सेक्शन पे। तो वो प्लस पॉइंट है। बाकी इसका टायर जो है वो MRF का मिलता है, कंपनी से फिटेड। आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। वैसे मैंने सुना है अपोलो काफ़ी सही है, अपोलो के टायर स्टील ब्रेडेड टायर आते हैं उसके, ऐसा ही कुछ है। और मिशलिन के भी हैं, तो थोड़े कॉस्टली होते हैं मिशलिन वाले, तो वो जनरली कोई लगवाता नहीं है इस बाइक में। जनरली वो क्या बोलते हैं KTM 390 में आते हैं, वो कंपनी फिटेड ही आती है, क्योंकि उसमें क्या है कि पावर है थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ही उसमें टायर भी देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिले, ग्रिप अच्छी मिले रोड पे। बाकी ये था टायर का। बाकी चलो एडवांटेज में तो यही सब था ना, और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। हाँ एक और चीज़ बात कर लेता हूँ, जैसे क्रूजिंग स्पीड को लेके। इसकी क्रूजिंग स्पीड आप अगर इसे 90 to 100 आप क्रूज कर सकते हैं पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हैं आप अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइब्रेशन 95 के बाद थोड़ा वाइब्रेशन आने लगता है, कि जो थोड़ा सा एनोइंग होता है। उससे पहले एकदम स्मूथ चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 95 से ऊपर अगर जा रहे हैं थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, लेकिन हाँ ठीक है, मैनेजेबल, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। मैंने मैनेज
मैं तो मैनेज कर लेता हूँ, 105 तक भी मैं राइड करता हूँ दिन भर पूरे दिन 12-12 घंटे भी मैंने 100-105 इस स्पीड पे भी राइड किया है मैंने। तो ठीक है, लेकिन अगर कंफर्टेबल स्पीड अगर बताऊँ तो 90 से 100 के बीच में यही रहेगी। ठीक है, चलो बाकी और बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की ना। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले तो मैं इसकी सीट की बात करूँगा। इसकी सीट भाई एकदम बेकार है। टूरिंग को लेके अगर टूरिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखो आप तो इसकी सीट जो है बहुत ही बेकार है, पिलियन की और इसकी राइडर की भी। तो ये इशू है। ये एक्चुअली टूरिंग बाइक नहीं है, इसलिए भी इसकी जो सीट है इस तरीके की इतनी हार्ड बना रखी है, क्योंकि ये बाइक है काफ़ी एग्रेसिव। ठीक है, तो लोग इसे एग्रेसिव वे में ही राइड करते हैं, तो इसकी सीट भी उसी तरीके से दे रखी है। हाँ, तो इसकी सीट भी उसी तरीके से दे रखी है, एकदम हार्ड। ठीक है, तो अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा जेल सीट लेनी होगी, एक्स्ट्रा जो सीट आती है, तो वो आप यूज कर सकते हो। मैंने देखा था एक बार ग्रैंड पिट स्टॉप की आती है एक सीट, राइडर और पिलियन दोनों के लिए, वो आप लोग परचेज कर सकते हो। अराउंड 2000-2500 इसी रेंज में आती है। तो वो है सीट। और इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए ही होगी। इसकी सीट हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसकी सीट हाइट है 820 mm, जो कि जो शॉर्ट राइडर है ना उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेरी बात करूँ अपनी, तो मेरी हाइट है 5.5 फीट, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे लिए। तो मैंने क्या है ना कि अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, और क्या है ना कि थोड़ा स्किल भी मायने रखता है। तो स्किल तो काफ़ी मायने रखता है मेरे हिसाब से, मेजर रोल प्ले करता है। अगर सीट हाइट ज़्यादा है तो, अगर स्किल अच्छी है आपकी, तो आप किसी भी बाइक को राइड कर सकते हो, कोई भी हाइट हो, आपकी कोई भी हाइट हो। तो ये बात है। बाकी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं तो आराम से हैंडल करता हूँ। अब तो एकदम यूज्ड टू हो चुका हूँ मैं इस सीट हाइट को लेकर। तो लेकिन जो भी 5.5 से नीचे वाले हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो, एक्सपीरियंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 5.5 से ऊपर वालों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बेस्ट है एकदम। ठीक है, तो ये पहला था डिसएडवांटेज, पहला या दूसरा जो भी बोल सकते हो, है ना। अब बात करते हैं दूसरे मेन डिसएडवांटेज की। दूसरे डिसएडवांटेज में इसका मैं बोलूँगा इसका वाइब्रेशन। KTM अपने वाइब्रेशन के लिए बहुत फेमस है काफ़ी, कि वाइब्रेशंस काफ़ी है इसमें। थ्रिल है, पावर है, टॉर्क है, साथ में वाइब्रेशंस भी हैं इसमें काफ़ी। स्लो स्पीड पे भी वाइब्रेशन है थोड़ी बहुत, एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं एनोइंग नहीं है। लेकिन अब जैसे ही 95 से ऊपर जाता है ना, तो काफ़ी एनोइंग है इसकी वाइब्रेशन एक्चुअली, जो कि फुट पैक्स पे आने लगते हैं, हैंडल बार पे, तो थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। बाकी जिसको पसंद है भाई, जो स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, पावर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा, उसको ठीक है, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे तो अब सही है ना। तो ये था वाइब्रेशन का। बाकी ये वाइब्रेशन 95 के ऊपर आप जाओगे ना, 95 के ऊपर जाओगे तभी आएगा, उससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इससे वाइब्रेशन को लेके इसके। बाकी तीसरे पॉइंट की बात करूँ अगर मैं, तो तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो, माइलेज। तो माइलेज यार वो पर्सन टू पर्सन है, किसी को, अब देखो भाई 200 सीसी की बाइक ले रहे हो, देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर पावर चाहिए आपको तो माइलेज तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा माइलेज से, वो बात है। ठीक है,
तो माइलेज इसकी मेरे बाइक की अराउंड 25 से 30 की आती है माइलेज, एवरेज निकालूँ तो। वैसे मैंने आज तक कभी इसका माइलेज निकाला नहीं है। मैंने बाइक ये ली थी, कभी माइलेज को देख के लिया ही नहीं था। मुझे बस ये चाहिए थी बाइक, तो ले लिया था, सही थी, है ना। तो माइलेज कोई बड़ा इशू नहीं है। ये भैया हार्न क्यों बजा रहे हैं? ठीक है, तो माइलेज कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। माइलेज तो ठीक है, 25-30 दे देगी। अगर 390 होती तो उसमें प्रॉब्लम होता, उसकी माइलेज काफ़ी कम है। लोग बताते हैं 20 भी देती है, 16 भी देती है, ऐसा भी लोग बताते हैं। हाँ, तो ये था। चलो थोड़ा खींचते हैं ना, फिर बात करते हैं। बाकी इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है इसका, रियर वाला सस्पेंशन। ये मैं कहना चाहूँगा। अब देखो सबके साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बताना चाहूँगा ये कि मैं पीछे वाला जो सस्पेंशन है ना, इसका 2 बार रिप्लेसमेंट ले चुका हूँ मैं। एक्चुअली तीसरा सस्पेंशन है। 2 बार इसका सस्पेंशन ख़राब हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि लीकेज हो गया उस पर। इसमें कुछ लिक्विड होती है, जो भी होता है उसमें लीकेज होगा, जिसकी वजह से इसका जो क्या बोलते हैं वो प्रेशर होता है ना, जो सस्पेंशन का, अब वो जो ख़त्म हो गया। बात है जब मैं शुरू में 2 महीने की बात है, और मैं मनाली गया था पहली राइड पे, और वहाँ से वापस आया था। उसके बाद से अचानक से सुबह ऑफिस जा रहा था तो देखा तो सस्पेंशन इसका लीक कर गया। पूरा इसमें ऑयल था, वो पूरा नीचे गिर गया। तो वो था, एक बार उस समय चेंज करवाया था, और दूसरी बार मैं नॉर्थ ईस्ट राइड पे जब गया था तो, अरे यार, हाँ, नॉर्थ ईस्ट राइड पे जब गया था मैं नॉर्थ ईस्ट राइड पे जब गया था, उस समय सस्पेंशन मेरा वही प्रॉब्लम हुई थी, सेम लीक कर गया था उसका जो लिक्विड होता है। तो उसमें बड़ी यार प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पता है क्या हुआ था, मुझे राइड को रोकना पड़ा था बीच में, और वापस आके मुझे बिहार में कोई खुशीनगर, क्या नाम था, खुशीनगर ही था या क्या था, वहाँ जाना पड़ा था सस्पेंशन चेंज करवाने के लिए सर्विस सेंटर। और सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा जो वारंटी का जो किलोमीटर्स होता है ना, रेंज, वारंटी 2 चीज़ों पे होती है, मिलती है, मतलब मेजर्ड होती है। पहला तो होता है कि समय जो होता है 3 साल का होता है। 3 साल से पहले आप कुछ भी होता बाइक में, उसकी वारंटी होती है, आप रिप्लेस कर सकते हो विदाउट नो कॉस्ट। और दूसरा होता है 30,000 किलोमीटर का है। KTM का मैं बस बता रहा हूँ, बाकी का नहीं पता। 30,000 का होता है, तो वो क्रॉस कर दिया था मैंने जब मैं गया था नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे सस्पेंशन जो है वो ख़रीदना पड़ा था, और वो पड़ा था मुझे 5,000 के आसपास। तो ये सस्पेंशन का थोड़ा था जो मेरे साथ हुआ था, सबके साथ नहीं होगा, हो सकता। अब रीज़न ये भी है कि मैंने टूरिंग के लिए यूज़ किया है, और ये सिटी बाइक है, ज़्यादा इसे टूरिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यार सस्पेंशन थोड़ा सा वो देखना चाहिए। चल, बाकी यही पॉइंट थे सारे, जितना मुझे लगा, मेरे साथ जो भी हुआ, मुझे जितना लगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो भी। बाकी यार ये देखो इधर, ये दिल्ली का फेमस पहाड़, कचरे का पहाड़, लोग इसे शिमला भी बोलते हैं दिल्ली का। तो चलो यार, आज इस बाइक का आखिरी दिन है यार। अगर दिल से मैं बताऊं तो
बेचने का एकदम मन नहीं है इस बाइक को, लेकिन यार मजबूरियाँ हैं कुछ, और इसमें सबसे पहली मजबूरी है मनी, पैसे यार। अगर नई बाइक लेनी है अगर तो पैसे लेने हो। हाँ यार, नई बाइक से याद आया मुझे, मैंने बताया नहीं कि इसको बेच रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी बाइक ले रहा हूँ, उसके लिए बेच रहा हूँ मैं इसे। ऐसा नहीं कि हम राइड ही बंद करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नई बाइक लेने वाले हैं इससे अच्छी। अब देखो कुछ जाएगी तो कुछ आएगी भी, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वैसे ही ये बाइक जाएगी तो दूसरी बाइक आएगी इससे अच्छी, लेकिन इसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके साथ क्या है ना कि इमोशंस जुड़े हुए हैं। क्या ही कर सकते हैं, लेकिन यार बेचना तो पड़ेगा। और यार चलो ये भी बता ही देता हूँ कि क्या बताऊँ, नहीं रहने दो, कल वाले ब्लॉग में बताता हूँ इसके आगे की बातें, कि कौन सी बाइक लेने वाला हूँ। और मैंने बाइक फ़ाइनल भी कर दी है। फ़ाइनल क्या, मैंने बुक भी कर दिया वो बाइक जो भी लेने वाला हूँ। मैंने हिंट दिया था आप लोगों को, पिछले वाला जो ब्लॉग था, पिछले से पिछला वाला, जब लखनऊ गया था मैं, उसमें हिंट दिया था कि कौन सी बाइक लेने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने हिंट मतलब गेस तो कर ही लिया होगा, अभी भी गेस कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। एडवेंचर ही बाइक है। चलो बता देता हूँ, चलो मैं बाइक बता देता हूँ कौन कौन से। अब ये गेस नहीं खेलते हैं। तो 2 बाइकें हैं, ठीक है, जिसको मैंने फ़ाइनल किया है। और पहली है, जिसमें से पहली है हिमालयन है, हिमालयन 450। और दूसरी है KTM एडवेंचर 390। तो यही दोनों बाइकें थी आखिरी में, और मुझे चाहिए थी, बाकी सेगमेंट में बाइकें तो बहुत है 400 सीसी के आसपास, लेकिन मुझे जो बाइक चाहिए थी ना वो एडवेंचर बाइक चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है टूरिंग अगर कर रहे हैं तो एडवेंचर बाइक जो होती है वो लॉन्ग रूट्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इसलिए मैंने टूरिंग बाइक मतलब एडवेंचर बाइक ही सेलेक्ट की, क्योंकि ज़्यादातर टूर ट्रैवल ही करना है मुझे उससे। तो ये दोनों बाइकें हैं, बाकी आप लोग बताओ इन दोनों में से आप लोगों को कौन सी सही लगती है। बाकी चलो एक और चीज़ बता ही देता हूँ मैं, इनमें से एक बाइक कौन सी मैंने बुक कर दिया। तो मैंने बुक कर दिया हिमालयन 450 नई वाली, और कलर मैंने बुक किया है कॉमेट वाइट। इसमें 4 कलर आते हैं, जिसमें कि सबसे बेस मॉडल है वो है काजा ब्राउन। उसके बाद यार कलर का नाम नहीं पता, पता नहीं क्या है। उसके बाद आते हैं 2 कलर, जिसमें से कॉमेट वाइट है जो मैंने बुक किया है, और दूसरा कलर जो है वो है हार्ले ब्लैक। हार्ले ब्लैक काफ़ी इस समय चर्चे में है, काफ़ी यूट्यूबर्स काफ़ी रिव्यू भी किए थे हार्ले ब्लैक का। एक्चुअली कंपनी जो है ना रॉयल इनफील्ड, वो पुश कर रही है हार्ले ब्लैक कलर को ज़्यादा सेल करने के लिए, इस वजह से भी वो काफ़ी दिख रही है। लेकिन मैंने चूज किया कॉमेट वाइट। अब रीज़न आप लोग पूछेंगे कॉमेट वाइट चूज करने का, तो रीज़न कुछ खास नहीं है। खास रीज़न क्या है यार, पसंद वाली बात है। मुझे वो कलर पसंद आया इसलिए मैंने लिया। किसी को मान लो किसी और को दूसरा वाला कलर पसंद आया, हार्ले ब्लैक या कोई काजा ब्राउन किसी को। वैसे कलर ख़राब नहीं है कोई सा भी, कलर सारे सही हैं, लेकिन चॉइस की बात होती है ना। तो मेरी जो चॉइस थी वो थी ये, क्या बोलते हैं, कॉमेट वाइट। तो ऐसे था। और यार मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया था उसका, टेस्ट राइड का, हिमालयन का। हाँ, तो वो जाकर देख लेना, काजा ब्राउन था वो वाला कलर। अगर वो नहीं देखा है तो वो वाला जाके देखना वीडियो, अभी उसका लिंक मेंशन कर दूंगा मैं।
तो वीडियो जाके देखना है, अपने एक्सप्रेशंस मैंने बताए थे कैसे है बाइक को चलने में। बाकी इधर का व्यू देखो यार, क्या सही लग रहा है। ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने, ध्यान ही नहीं दिया। प्यारा लग रहा है। सही लग रहा है। हाँ तो बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कौन सी सही लगती है बाइक। बाकी मेरा फैसला तो फिर, मेरी पसंद तो फिर हिमालयन ही है। काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद ही मैंने फ़ैसला किया हिमालयन क्यों ली, वो कल मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब कल क्या, नेक्स्ट ब्लॉग में। कल तो जा रहा हूँ मैं बाइक सेल करने, तो उसका जो ब्लॉग आएगा, जब भी आएगा, पता नहीं कब आएगा, उस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने हिमालयन चूज की। KTM 390 एडवेंचर क्यों मैंने स्किप कर दिया, है ना। तो चलो बने रहना इस चैनल से ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और जब नई बाइक आ जाएगी तो उससे और बहुत सारे जगहें ट्रैवल करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। तो मेरे इस सफ़र से जुड़े रहना आप लोग भी, फुल मस्ती करेंगे, फुल, है ना। चलो फिर अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताना कि क्या बताना, नहीं बस। बाकी वीडियो लाइक कर देना पसंद आई तो। और बहुत सारे मेमोरीज हैं यार इस बाइक के साथ, सेल करने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा यार, मजबूरी है, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।